हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो लगभग 10 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को और कुछ आपके सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इससे पहले भी हम वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे, तो इसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो पहला पूछा गया है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़, तो ऑप्शंस आर कोल, पेट्रोलियम, प्लांट्स एंड यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। मतलब ऐसे एनर्जी के स्रोत, यानी ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो रिन्यू किए जा सकते हैं। ठीक है, रिन्यू मतलब वापस से, अगर वो एक बार को ख़त्म हो जाए तो उन्हें हम वापस से ला सकते हैं। ठीक है, मतलब अब ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे ऑप्शन में ए में दे रखा है कोल, तो कोल क्या है? कोल को बनने में लाखों करोड़ों साल लगे। ठीक है, लेकिन अगर ये एक अब ख़त्म होता जा रहा है और अब ये जब ख़त्म हो जाएगा तो इसको दोबारा से वापस लाना इतना संभव नहीं है, मतलब आसान नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ना ही पेट्रोलियम होगा और ना ही यूरेनियम होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी प्लांट्स। हम प्लांट्स को, अगर प्लांट्स ख़त्म हो जाए तो हम प्लांट्स को दोबारा ला सकते हैं, तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो बायलैंग्वेज डिस्कशन है। आप हिंदी के क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम रहता है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज़, तो सीएनजी जो सिलेंडर होते हैं, सीएनजी के जो गाड़ियों वगैरह में लगाए जाते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस देखते हैं। कॉमन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस एंड सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, मतलब नेचुरल गैस होती है, उसको कंप्रेस करके सीएनजी सिलेंडर्स बनाए जाते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आती है बात ओजोन लेयर की। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन। ठीक है, तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ओजोन की जो परत होती है वो किस एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है थर्मोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, सी है हमारा ट्रोपोस्फेयर, डी है मीजोस्फेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, तो ये सारी जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं ये सारे के सारे ओजोन की जो लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं, जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये चारों क्या है? एटमॉस्फेरिक लेयर्स कहलाती हैं। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर और गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो मानव शरीर की जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला होती है, ऑप्शंस देखते हैं। स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन एंड किडनी। तो स्टमक में क्या होता है? डाइजेशन होता है, तो इसमें किसी भी तरीके का केमिकल का सिक्रीशन इतना नहीं होता, और ना ही इंटेस्टाइन में होता है और ना ही किडनी में होता है। जबकि जो लिवर होता है वो कई केमिकल को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कई एंजाइम्स को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे? बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज टाइगर स्टेट? तो भारत का कौन सा स्टेट टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन है हमारे गुजरात, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड असम। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है, यानी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हैबिटेट ऑफ डॉग फिश इज़, डॉग फिश का जो हैबिटेट होता है, मतलब उसकी जो रहने की जो जगह होती है वो क्या होती है? तो ऑप्शन देखते हैं।
रिवर यानी नदी, बी जो है पॉन्ड है यानी तालाब, सी लेक एंड डी सी। ओके, तो इसका जो हैबिटेट जो होता है वो होता है सी, यानी समुद्र में ये रहना पसंद करती है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जिसके लिए ये अडेप्टेड होती है, मतलब वहाँ ये अपने आप को सरवाइव कर पाती है। ओके, तो समुद्र के पानी में डॉग फिश का पर्यायवास होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंटल स्टडीज़ करिकुलम एट प्राइमरी लेवल। तो ऑप्शंस को अगर देखें तो पहला ऑप्शन दिया है अवेयरनेस ऑफ सनलाइट, रेन एंड विंड, बी है हमारा नॉलेज अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड सी है हमारा अवेयरनेस अबाउट इमीडिएट सराउंडिंग, एंड डी है हमारा बायोस्फीयर। अगर हम हिंदी में देखें तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल यानी 1 से 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो ऑप्शंस धूप, बारिश और हवा के बारे में जागरूकता, बी है ऊर्जा के स्रोतों के बारे में ज्ञान, सी है हमारा तत्काल आसपास के बारे में जागरूकता, एंड डी है बायोस्फीयर। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी बायोस्फीयर। ये थोड़ा सा हाई लेवल पे आ जाता है, इस वजह से ये प्राइमरी लेवल में इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फॉर रीइंफोर्समेंट of environmental education, a single teacher's handbook has been developed for which classes of primary level। तो सीधा सा क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि प्राइमरी लेवल की जो कक्षाएं होती हैं उनमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ाया जाता है। तो प्राइमरी लेवल की जो क्लासेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, 1 से पहली और दूसरी कक्षा, सेकंड ऑप्शन यानी सेकंड से लेकर के 5th क्लास तक के लिए होता है, या फिर फर्स्ट से लेकर के 5th के लिए होता है, या फिर केवल 5वीं कक्षा के लिए होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 1st to 5th क्लास के लिए जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो स्टडीज़ डिसाइड की गई है वो होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट है कुछ इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछ लेते हैं और आप कन्फ्यूज़न भी अच्छे खासे रहते हैं, इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा। आई जस्ट सेड दैट वर्ड। तो देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, इट प्रोवाइड्स अ वे इन विच ईच इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ओके, ऑप्शन बी है, it provides opportunities to acquire the knowledge, values, attitudes, commitment and skills needed to protect and improve the environment। तो चलिए हिंदी में देखते हैं क्या पूछा गया है, एक बार हिंदी में और देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करें। तो ये जो उद्देश्य दिए गए इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। अगर दोनों सही हैं तो वो आपको देखना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि यह एक ऐसा तरीका प्रदान करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दे सकता है, ठीक है। तो ये तो ठीक बात हुई। ऑप्शन बी है हमारा, यह पर्यावरण की रक्षा और सुधारने के लिए आवश्यक ज्ञान, मूल्य, दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता और कौशल प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, ओनली 1 या ओनली 2 या फिर 1 and 2 बोथ, मतलब 1 और 2 दोनों। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हैं। ओके, और 4th ऑप्शन था हमारा नन ऑफ द एबव, तो ये तो नहीं होगा। तो चलिए 10th क्वेश्चन को देखते हैं। स्कोप ऑफ EVS इज़ क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो EVS जो होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो वो क्लोजली किससे रिलेटेड होता है? फिज़िक्स से, यानी फिज़िक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। और बी में बताया है इस ज्योग्राफी यानी भूगोल। और सी मैथमेटिक्स
और डी सोशोलॉजी। तो हालांकि फ़िज़िक्स भी आता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी होती है, थोड़ा सोशल भी होता है, लेकिन क्लोजली किससे रिलेटेड होता है? ज्योग्राफी से, यानी भूगोल से रिलेटेड होता है। हम जब एरियाज़ के बारे में पढ़ते हैं तभी हमें EVS का ज्ञान होता है। ओके, एनवायरमेंटल स्टडीज़ बेसिकली। तो चलिए, आपके इस वीडियो में ये 10 ही क्वेश्चंस थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि तब तक के लिए बाय बाय। और रिवीज़न करिए, आपका एग्ज़ाम है 31 जनवरी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और कीप लर्निंग एंड परफॉर्म बेटर। ओके, बाय।